हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स और मैं हूं वेद। और लगातार जारी है प्रयोगशाला परिचय की क्लास। ठीक है, तो ये आप देखेंगे आज सेकंड क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान की बातें कर रहे हैं। जीव विज्ञान की क्लास की अगर बातें करें तो पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे? तो पिछला क्लास हमने स्टार्ट किया था जीवों का वर्गीकरण। तो थोड़ा देख लेते हैं, 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, जीवों का वर्गीकरण मैंने बताया था। जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यक है, तो आप याद रखेंगे कि संसार में बहुत सारे जीव हैं। ठीक है, लाखों की तादाद में जीव हैं और उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैंने कहा था, कोई जीव एक कोशिकीय जीव है, कोई बहुकोशिकीय जीव है, कोई यूकैरियोटिक सेल जिसमें पाया जाता है, कोई जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई जीव जल में रह सकता है, कोई जीव थल में रह सकता है, कोई जीव दोनों में रह सकता है, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के नाखून लंबे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। तो सबसे पहला नाम आता है उसका है कैरोला निनियस। ठीक है, नाम याद रखेंगे, कैरोलस निनियस। कैरोलस निनियस साहब जो है स्वीडन के निवासी है। याद रखेंगे, वर्गीकरण का अध्ययन। ठीक है, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता था भाई? वर्गीकरण का अध्ययन, या जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के अध्ययन को हम कहते थे वार्गिकी। ठीक है, याद रखेंगे। और वार्गिकी के पितामह कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब क्या है भाई? वार्गिकी के पितामह कहे जाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वार्गिकी के पितामह कौन है? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नामक एक बुक लिखी है और उसमें उसमें दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण दो भागों में किया है। एक भाग उन्होंने पादप कह दिया और दूसरा भाग जंतु कह दिया। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाए थे और कहते हैं, इसी को हम कहते हैं द्विजगत वर्गीकरण या माइक्रो क्लासिफिकेशन, जो 1758 में हुआ था। द्विजगत वर्गीकरण या माइक्रो क्लासिफिकेशन कैरोलस लिलियस द्वारा किया गया था और जिसका आधार बनाया था सेल को। ठीक है, सेल को आधार बनाया था, कोशिका को आधार बनाया था। जिनके शरीर में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, जिनके शरीर के सेल में सेल वाल या कोशिका भित्ति प्रेजेंट होते हैं, ऐसे को नाम दे दिया पादप या प्लांट। ठीक है, तो जिसके अंदर सेल वाल पाया जाता है वो प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है, और जिसके अंदर सेल वाल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उसको एनिमल की कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, तो सेल वाल अब्सेंट है तो एनिमल के अंतर्गत रखा गया है, सेल वाल प्रेजेंट है या कोशिका भित्ति प्रेजेंट है तो पौधों में रखा गया। ठीक है, चलिए फिर हमने देखे तीन जगत वर्गीकरण और चार जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण हैकल ने दिया था, बस आप नाम याद रखेंगे। एक है पादप, दूसरा है जंतु और तीसरा प्रोटिस्टा। चार जगत वर्गीकरण के अंतर्गत एक और जुड़ गया है मोनेरा। ठीक है, तो पादप जंतु प्रोटिस्टा के साथ कौन जुड़ गया भाई? मोनेरा। तो चार जगत वर्गीकरण किसने दिया? कॉपलैंड। और तीन जगत वर्गीकरण दिया हैकर साहब ने। वहीं पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखे थे पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण R.H. वेक्टर साहब ने दिया था 1969 में, जिसमें से पांच जगत आप देख पाएंगे, मोनेरा है, एक दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा कवक है, चौथा पादप है, पांचवा जंतु। तो पांच जगत वर्गीकरण। और वर्गीकरण का आधार किसे बनाया है भाई? वर्गीकरण का आधार कैरोलस ने, सॉरी, R.H. विक्टर साहब ने किसे बनाया? कोशिका के टाइप्स को, कोशिका के प्रकार को, कोशिका के संरचना को और पोषण के तरीके को। ठीक है, कि किस जंतु में कोशिका यूकैरियोटिक पाई जाती है, किस जंतु में कोशिका प्रोकैरियोटिक पाई जाती है, कौन से जीव यूनिसेलुलर है, मतलब कौन से जीव एक कोशिकीय जीव है, कौन से जीव बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, किस जीव के अंदर उसकी कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, किसमें केंद्रक नहीं होता। ठीक है, ये सारी बातों और साथ ही साथ पोषण के तरीके, मतलब न्यूट्रिशन के तरीके, कौन सा जो है जीव
कौन सा जीव जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, मतलब परपोषित होते हैं, या कौन से जीव जंतु, ठीक है, अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सारे तरीके, पोषण के तरीके, कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार को आधार बना के ये 5 जगत वर्गीकरण किया है आर.एच. वेटर साहब, ठीक है। फिर हमने देखिए सेल के बारे में थोड़ा पढ़े थे, ठीक है। सेल 2 प्रकार के हमने थे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखे गए थे एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत किसको रखा गया है, मोनेरा को। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मोनेरा किस के अंतर्गत आता है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, या हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत पाया जाता है। वहीं पर यूकैरियोटिक के अंतर्गत हमने देखे, यूकैरियोटिक के अंदर 2 बातें थी, जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत रखा गया है प्रोटिस्टा को, और बहुकोशिकीय जीव को 2 भागों में फिर से डिवाइड किया गया। सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट है, सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट है और जो स्वकोषी होते हैं, मतलब स्वयं भोजन बनाते हैं, उसको पादप, ठीक है, उस श्रेणी में पादप को रखा गया है। और सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट है और परपोषी होते हैं, मतलब दूसरों से आश्रित होते हैं, भोजन दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो वो कवक को रखा गया है। वहीं पर बहुकोशिकीय जीव जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें रखा गया है एनिमलिया को, एनीमिया को, ठीक है, इसको रखा गया है एनिमल को, एनीमिया को, याद रखेंगे। चलिए, तो ये बातें हो चुकी थी हमारी पिछले क्लास में, ये सारी बातें हो चुकी थी। देखिए, यदि हम चले किसमें चले भाई, बुक में देखिए 9वीं और 10वीं की आधार पर ही हम क्या करेंगे, इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि सिलेबस में मेंशन किया गया है, 9वीं और 10वीं के जो बुक होंगे वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और कुछ बातें जो भी हम पढ़े उसके अलावा क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा बुक पर नजर डालते हैं भाई, क्या क्या है इसके अंतर्गत। जैसे कि मैंने बताया कि वेटर साहब, आर.एच. वेटर साहब, आर.एच. वेटर साहब ने क्या होता है, 5 जगत वर्गीकरण, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, मतलब इसी को हम कहते हैं कवक, कवक, जगत प्लांटी, और जगत एनीमिया, ठीक है, याद रखेंगे, यही है वो जो मैंने बताया है। चलिए, और जैसे कि मैंने कहा सजीव, मतलब ये सेल की बारे में है, सेल, और सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले से। एक कोश की जीव के अंतर्गत मोनेरा को रखा गया है। मोनेरा मतलब यहाँ पर जीवाणु आएंगे, मोनेरा के अंतर्गत कौन से आएंगे, जीवाणु आएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया आएंगे। और एक यूकैरियोटिक एक कोशिकी के अंतर्गत रखा गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा आएंगे, पैरामीशियम आएंगे, यूग्लिना आएंगे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत 2 बातें थी, जैसे कि मैंने बताया, कोशिका भित्ति जिसमें क्या हो, कोशिका भित्ति जिसमें प्रेजेंट हो, क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, और जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं है, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, मतलब खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब ये क्या होंगे, परपोषी होंगे, ठीक है, परपोषी होंगे। तो परपोषी की कैटेगरी में रखा गया है, या प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले ऐसे चीजों में रखा गया फंजाई को, या जिसको हम बोलते हैं कवक। और जो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, मतलब खाना खुद बना लेते हैं, मतलब इसको हम कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी की कैटेगरी में प्लांट को रखा गया है, ठीक है। कोई भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, वो सभी इसी कैटेगरी में आएंगे। कोशिका भित्ति अगर है, ठीक है, सॉरी, कोशिका भित्ति रहित है, मतलब अपसेंट है, अपसेंट है, तो उस कैटेगरी में कौन रखा गया, हम आते हैं मछली होंगे, ठीक है, कुत्ता बिल्ली से जितने भी जंतु के, ठीक है, एनीमिया में रखे गए हैं, ठीक है। तो जो चार्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, वही चार्ट को मैं यहाँ समझाया हूँ,
ठीक है, जो चार्ट वहां पर दिया गया है उसी चार्ट को मैं यहाँ पर समझाया हूँ, याद रखेंगे। ठीक है, ये वही है जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बातें। अब देखते हैं जगत मोनेरा। अब यहां से आपका और अच्छे से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जगत, एक एक जगत के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक तो जगत मोनेरा हो गया, जगत प्रोटिस्टा हो गया, जगत कवक, जगत पादप और जगत जंतु। ये पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा किस जगत के अंतर्गत आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, वर्ग जंतु। मनुष्य किस जगत के अंतर्गत आता है, तो एनीमिया के अंदर। ठीक है, पीपल का पेड़ किस जगत के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है पादप। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, खाना खुद नहीं बना सकते, परपोषी होंगे, वो किस जगत के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है कवक। ठीक है, और जो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है, प्रोकैरियोटिक सेल है, वो किस जगत में आएंगे, तो मोनेरा में आएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखें, एक एक जगत के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा, जगत मोनेरा। देखिए मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी एक कोश की, देखिए एक कोश की झिल्ली रहित केंद्रक, यानी झिल्ली रहित केंद्रक यानी क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे कि मैं पहले से बता चुका हूं। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिकीय जीव वाले यहाँ पर जगत मोनेरा में रखे गए हैं, और कल की क्लास में इसको समझाया हूं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक कोशिकीय जीव। इस जगत के जीव स्वकोशी या विषम कोशी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जगत मोनेरा में याद रखेंगे स्वकोशी भी होंगे, विषम कोशी होंगे। ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉप हो गए और हेट्रोट्रॉप भी होंगे। स्वकोशी खुद खाना बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्वकोशी। विषम कोशी मतलब दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए इनकी कोशिका झिल्ली चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन, एक जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, और एक कहलाता है सेल वॉल। क्या कहलाता है भाई, सेल वॉल। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर कोशिका झिल्ली के चारों तरफ क्या होते हैं, कोशिका भित्ति होते हैं। तो याद रखिए एक कोशिकी जो प्रोकैरियोटिक जीव है, जो जगत मोनेरा में आते हैं, उनमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाया जाता है। हमारे में नहीं पाया जाता है, मनुष्य में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे पौधों में पाया जाता है, और इस जगत मोनेरा में आपको देखने को मिलेगा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल पाया जाता है। फिर देखेंगे इसकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। देखिए पौधों की जो कोशिका भित्ति है, पौधों में भी जैसे कि मैंने बताया सेल वॉल पाए जाते हैं, पौधों में सेल वॉल पाए जाते हैं, और ये मोनेरा जगत वाले में भी सेल वॉल पाए जाते हैं। मोनेरा जगत में जितने जीव आएंगे हम देखेंगे कौन कौन से जीव आएंगे, उनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन उन दोनों में क्या है, जो है अलग अलग टाइप के रहते हैं। ठीक है, भिन्न प्रकार के रहते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः पेप्टियोग्लाइन या जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई पदार्थ से बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई पदार्थ होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीव के जो कोशिका भित्ति है किससे बने होते हैं, याद रखेंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ये पदार्थ से बने होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है जीवाणु व एनाबीना। ठीक है, जीवाणु और एनाबीना। ठीक है, 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी के लगभग 1 अरब तथा लगभग 1 मिलीलीटर ताजे दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ कुछ चीजें आप याद रखिए। ठीक है, 30 अरब जीवाणु, सोचिए लगभग 1 मिलीलीटर ताजे दूध में, 1 मिलीलीटर ताजे दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। चलिए, तो कोलाई है। ठीक है, देखिए जीवाणु के नाम इस प्रकार है, ये देखिए कोलाई है, ये इस प्रकार से दिखता है, बेसिलस एथ्रेसिस। ठीक है, इस प्रकार से आपको नजर आएगा। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया एनाबीना, ये इस प्रकार से आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो मैं पहले से बता चुका हूँ जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय जीव है, और बैक्टीरिया यहाँ पर आते हैं, बैक्टीरिया इसके उदाहरण है। तो उदाहरण आप पक्का याद रखेंगे।
एग्जाम्पल से, उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए, जगत प्रोटिस्टा। अब जगत प्रोटिस्टा के बारे में मैंने याद रखे बताया था, प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोश की होते हैं, ये भी आप याद रखिए। झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। देखिए, आपको ये सब याद करने रटने की जरूरत नहीं है, ये सब रटने की जरूरत नहीं। आप सीधा सीधा आप क्या करेंगे, आप सीधा से ये चार्ट याद रखिए। ठीक है, ये चार्ट याद रखिए। जैसे ये चार्ट याद हो जाता है आपका, ठीक है, कि मैं अलग से लिख दिया हूं, इसके अंदर प्रोटिस्टा मोनेरा, इसके अंतर्गत प्रोटिस्टा, तो देखिए यूकैरियोटिक, फिर यूनिसेलुलर, फिर प्रोटिस्टा। इस प्रकार से चार्ट याद रखेंगे ना, तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक ही पेज में आपका खत्म हो जाएगा। ये चार्ट मैंने बताया, या फिर आप आपके जो बुक में लिखा हुआ होगा ये चार्ट, ठीक है, हिंदी में प्रॉपर लिखा हुआ है, और मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में इसको क्या क्या किया हूँ, लिख भी दिया हूँ। ठीक है, तो जिनको जो समझ आता है, जो पढ़ना है हिंदी पढ़ना है हिंदी यहाँ से पढ़िए, ठीक है, समझना है समझिए, पढ़ना है पढ़िए, इंग्लिश पढ़ना है तो वहाँ पर भी जाइए। चलिए, तो याद रखेंगे ये, और ये वाला चार्ट जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा ये चार्ट, उसके बाद ये आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ट में लिखा हुआ है वही आपको बताया जा रहा है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे एक कोश की, ठीक है, झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिका यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, वहां के केंद्रक में जो झिल्ली नहीं पाए जाते थे, कहाँ पर, आपके प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में पाए। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। तो यूकैरियोटिक, इस जगत में स्वकोशी और विषम कोशी दोनों प्रकार के जीव होते हैं, वहां पर भी वही था और यहाँ पर भी वही था, मतलब स्वयं भोजन बना सकते हैं और दूसरे पर भी आश्रित कर सकते हैं, ऐसे जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संभव होती, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कोश की जीव है, एक कोश की जीव है, मतलब सिंगल सेल के अंतर्गत जितने जीवन यापन वहीं पर होगा। ठीक है, सिंगल सेल के अंदर ही जीवन यापन होगा, क्योंकि एक कोश की जीव है भाई, जाहिर सी बात है। तो देखिए, उदाहरण आपको पक्का याद रखना है भाई, उदाहरण को आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, उदाहरण अगर भूलेंगे तो यहीं से क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि अमीबा किस कैटेगरी में आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई या एनीमिया, एंड अमीबा किस कैटेगरी में आता है, या पैरामीशियम किस कैटेगरी में आता है, तो आपको याद रखना है। तो अमीबा हो गया, चाहे एंट अमीबा, हिस्टोलिकिया हो गया, पैरामीशियम हो गए, यूग्लिना भी आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं यूग्लिना, यूग्लिना भी है। ठीक है, ये भी यूकैरियोटिक एक कोश की जीव है यूग्लिना, तो यूग्लिना भी आ जाएगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अमीबा, एंड अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे किसके अंतर्गत जाएंगे, इसके अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, चलिए याद रख लेंगे। क्लियर है। अब देखिए, हम बात करेंगे जगत फंजाई, जगत फंजाई या कैंडम फंजाई, या हम कहते हैं कवक, कवक वर्ग की बातें करेंगे। तो कवक वर्ग की बातें हम पहले से कर चुके हैं, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। अधिकांश कवक तंतुमयी होते हैं, ये तंतुओं का जाल बनाते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अधिकांश कवक तंतुमयी होते हैं, ये कवकों का जाल, कवकों का जो जाल है, ठीक है, तंतुओं का जाल है जो कवक द्वारा बनाया जाता है, उसको कवक जाल या किस नाम से जाना जाता है, माइसिलियम। ठीक है, याद रखेंगे, इस जगत के जीव एक कोश की होते हैं एवं बहुकोश की होते हैं, यूकैरियोटिक और विषम कोश की होते हैं। ठीक है, ऐसे जो है क्या होते हैं, एक कोश की होते हैं, बहुकोश की होते हैं, यूकैरियोटिक और विषम कोश की होते हैं, याद रखेंगे। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाया जाता, अगर पाया जाता तो ये क्या होते भाई, ये स्वकोशी होते। अगर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता तो स्वकोशी होते। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और उन्हीं की सहायता से वो अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप जो है। ठीक है, पादप प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो उसमें उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जिसके वजह से वो भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। ठीक है, फंजाई, जो जगत फंजाई है, ठीक है, जो कवक है, उनकी एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है।
कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई? म्यूकर, म्यूकर ईस्ट, एगेरिकम, या जिसे हम कहते हैं मशरूम, मशरूम वही है, ठीक है, जो आप खाती हैं, ठीक है, जो गांव में देखे होंगे आपने, जो है आप जो पैरा बोलते हैं ना गांव में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो पैर पैरा, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है, वहां पर उगता है, साथ ही साथ खेतों में भी मिलता है, ठीक है, तो ये जिसको हम खाते हैं, तो ये एक प्रकार का मशरूम क्या है भाई? एक प्रकार का कवक है, याद रखें, कवक को हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। तो एगेरिकस का मशरूम, या जिसे हम कहते हैं फूटू, ठीक है, अरे भाई छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं इसको? फूटू के नाम से जाने जाता है छत्तीसगढ़ी में, देखे हैं, ठीक है। राइजोपस या ब्रेड मोड, एसपीजीएस, पिनीसियम, ये जितने भी है, ठीक है, ये राइजोपस ब्रेड मोड है, ये इस प्रकार से दिखा जाता है। पिनीसियस, एस्पिलियस, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो नाम पक्का याद रखेंगे, 4-5 जितने भी है, ठीक है, आप नाम याद रखें, बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। म्यूकर ईस्ट, एगेरिकस मशरूम, राइजोपस ब्रेडमोस, एस्पीजियस या और पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम। तो ये हो गए आपके, चलिए और जगत प्लांटी, जगत प्लांटी देखिए, क्या आप जानते हैं, यहां से भी क्वेश्चन हम देखिए, लाइकेन कवक और शैवाल की सजीवता से बना एक समुदाय, इसको मैं बता चुका हूं, खैर फिर से बता, इन दोनों जीव में इतनी घनिष्ठता आपस में जुड़ी होती है कि एक ही जीव प्रतीत होती है। शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने भोजन का उपयोग कवक कर लेता है, और कवक के द्वारा अवशोषित जल, कवक के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण शैवाल को प्राप्त होता है। लिटमस एक प्रकार के लाइकेंस के उदाहरण, ठीक है। सहजीविता, देखिए ये बात को समझे, सहजीविता, सहजीविता का मतलब होता है साथ साथ जिंदगी बिताना, साथ साथ क्या करना है? जीवन यापन करना, जीवन यापन करना, ठीक है। और कैसे जीवन यापन करना? ठीक है, दो लोग होंगे, जैसे यहाँ दो लोग, एक है शैवाल है और दूसरा है कवक, ठीक है, सवाल है दूसरा कवक। शैवाल क्या करेगा भाई? शैवाल क्या करेगा? खाना बनाएगा, खाना बनाएगा, ठीक है, लेकिन खाने के लिए जो सामग्री होंगी, जो खाने के लिए सामग्री होंगी, जैसे जल है, ठीक है, जो जल है, खनिज लवण है, वो कौन लाएगा? वो कवक लाएंगे, ठीक है। शैवाल क्या करेगा? यहाँ पर क्या लिखा है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, ठीक है, भोजन का निर्माण करता है और दोनों अपना खाना बना, लेकिन कवक द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण शैवाल को प्राप्त होता है, ठीक है। तो कवक और शैवाल दोनों मिलकर क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं, सजीवता। जैसे कि हम अगर आम जिंदगी की बात करते हैं, तो एक पति और पत्नी, अगर पति पत्नी की बात करें, तो मान के चलिए पत्नी हो गए शैवाल और पति हो गए कवक, ठीक है। तो पत्नी क्या करती है? खाना बनाती है, राशन वाना खाना वाना बनाती है, लेकिन पति क्या करता है? खाना बनाने के लिए जो मार्केट से सामान है, ठीक है, चाहे चावल हो, दाल हो, सब्जी है, जो भी मार्केट से सामान कौन लाएगा? पति लाएगा। तो पति कौन हो गए? कवक हो गए, और पति कौन हो गए? सवाल हो गए, और दोनों मिलकर जीवन यापन करते हैं, दोनों मिलकर जो है, दोनों खाने को, दोनों का जो है काम चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसी को हम कहते हैं सजीवता, साथ साथ जिंदगी बिताना, पति पत्नी एक साथ जिंदगी बिताते हैं और दोनों का हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार कवक और शैवाल सजीवता, ये लाइकेन, ठीक है, ये सजीवता है, ये सजीवता से बना एक समुदाय है, ये लाइकेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, याद रखें। तो ये, ठीक है, कवक और शैवाल, क्लियर है यहाँ पर बातें? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पति पत्नी, तो ये जो पति पत्नी याद रखेंगे तो जो है सवाल कवक कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जगत प्लांटी, जगत प्लांटी या किंगडम प्लांट,
देखिए पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकी और यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। ठीक है, बार बार मैं बोल चुका हूँ ये चीज। ठीक है, पादप जीव के सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो स्वकोषी होते हैं। याद रखें, पादप यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, स्वकोषी होते हैं। पादप के अंदर, पादप इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो वही बात को यहाँ कहा गया, पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं भाई। फिर याद रखें कि अधिकांश पौधों की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसी को हमने क्या कहा था, हरित लवक या जिसे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की सहायता से इन्होंने क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण किया करके भोजन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, वो स्वपोषी हो गया। क्या हो गया, स्वपोषी हो गया, स्वयं भोजन बनाते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, पौधे करते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की जो उपस्थिति में। ठीक है, तो वो भोजन बनाते हैं स्वयं, वो हो जाते हैं स्वपोषी। इसमें सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। देखिए अब याद रखिए, जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब यहाँ पर जो सेल वॉल की बात की गई है। ठीक है, मैं सेल वॉल की बात की गई है। सेल वॉल किससे बनी होती है भाई, ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। हमने जस्ट अभी इसके पहले देखे थे। ठीक है, इसके पहले देखे थे, जो सेल वॉल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो सेल वॉल जो बनी होती है, मतलब पौधों में जो सेल वॉल पाई जाती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से पौधों में पाए जाने वाले सेल वॉल बनी होती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, सेलुलोज से, या इनमें से कौन है। तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको आंसर बनाना है, क्या सेलुलोज से बनी होती है। कौन सा, कोशिका भित्ति या सेल वॉल यहाँ सेलुलोज की बनी होती है, याद रखेंगे। उदाहरण जितने भी हैं आप, पौधे जितने भी हैं, जैसे राइगो क्या है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का सवाल है। फ्यूनेरिया, मास फर्म, साइकस, ये इसके क्या है, उदाहरण है। ये देखिए अमर बेल ये दिखाया गया है। ठीक है, ये प्रकार का जो लिपटा हुआ है अमर बेल। ठीक है, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अमर बेल ये जो है, इस पर ये भी क्या है, यहाँ के पेड़ पौधे के जो भी वहाँ खाद्य पदार्थ बनते हैं, तो उसको वो खा डालते हैं, अमर बेल। ठीक है, यहाँ पर स्पाइरोगाई ये इस प्रकार से रहता है, फ्यूनेरिया इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। फिर मार्केशिया इस प्रकार से है, फन ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर साइकस का पौधा इस प्रकार से आपको नजर आएंगे। निम तो आप जानते हो सब चीज, नारियल। ठीक है, नागफनी, तो सभी जो जितने भी पेड़ पौधे, खासकर जितने भी पेड़ पौधे होंगे, वो सभी क्या होंगे, आपके प्रकाश संश्लेषण की सहायता से खाना बनाते हैं, मतलब वो स्वकोषी होंगे। ठीक है, चलिए, तो खजूर, नीम, धान जो भी है। चलिए, इधर कुछ नहीं है, याद रखें, बस उतना ही याद रखेंगे फिलहाल। चलिए, प्लांट का वर्गीकरण हम बाद में देखेंगे, प्लांट के जो है वर्गीकरण की कहानी हम बाद में करेंगे। और कुछ है इसमें खास, जगत किंगडम हो गया, सॉरी ये दूसरा खुल गया था क्या, नहीं, हाँ चलिए, जगत अब जो है एनीमिया आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एनिमलिया, एनिमेलिया मतलब एनिमल, जंतु जगत। अब जंतु जगत पर पादप जगत हो गए आपके, सब मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया। ठीक है, आपके प्लांटी हो गया। अब लास्ट जो बच गया वो है क्या है, जंतु जगत, एनिमल, जो जिसमें हम आते हैं, जिसमें मनुष्य आता है, एनिमल। तो देखिए, इस जगत के सभी जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक होते हैं और विषम कोशी होते हैं। ठीक है, विषम कोशी मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं बोले कि भाई हम जो है, हमारे घर में खाना बन जाता है तो हम स्वयं खाना बना लेते हैं, वैसे खाना नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके पास सारी चीज होनी चाहिए। आप मार्केट से सामान लेते हैं, ठीक है,
आप दाल चावल जो है सब्जी भाजी लेते हैं तभी तो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो उसको नहीं बोलते कि खाना बनाना, ठीक है। हम भी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, हम भी पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे फल फूल, ठीक है, बाहर की जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उस पर हम आश्रित रहते हैं। चाहे वो धान हो वो भी उगा के हम खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो भाजी हो टमाटर हो आलू हो प्याज हो, ठीक है। जितने भी चीजें हैं या तेल हो सरसों से पेड़ा के तेल बन, जितने भी बाहरी चीजें हम लेके हम खाते हैं वो सभी उगाने के बाद ही हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब हम दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे घर में खाना हम बनाते हैं इसका मतलब हम स्वपोषी है, इसको हम स्वपोषी नहीं बोलेंगे, ठीक है। याद रखेंगे विषम पोषी, हम भी क्या होते हैं विषम पोषी। तो बहुकोषी होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो बहुकोषी यूकैरियोटिक और विषम पोषी होते हैं जंतु जगत के जितने भी प्राणी हैं, हम भी इसमें आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो यही बात तो सबसे स्टार्टिंग में कैरोलस नीलियस साहब ने बोल दिया था। यही बात स्टार्टिंग में कैरोलस नीलियस साहब ने बोल दिया था कि जिस सेल में भाई साहब, जिस सेल में चारों तरफ अगर कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, सेल वॉल मिलता है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति मिलता है, उसको हम प्लांट के अंतर्गत रखे हैं। कौन रखा है? कैरोलस लीनियस में। और जिसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल अपसेंट रहता है, सेल वॉल क्या रहता है? अपसेंट रहता है, उसको रख दिया था किसमें? एनिमल में, ठीक है। उसको इस कैटेगरी में एनिमल को रखा था, इस कैटेगरी में प्लांट को रखा था। और यही कहलाता था द्विजगत वर्गीकरण या दो जगत वर्गीकरण, जो किसने दिया था? जो कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था, सर्वप्रथम उन्हीं ने कहा था। तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई है कि इसकी कोशिका के चारों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मतलब सेल वॉल जो है अपसेंट रहता है। क्या रहता है? सेल वॉल, सेल वॉल या कोशिका भित्ति अपसेंट रहता है। याद रखिए, इसकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। तो जाहिर सी बात है, जब ये विषम पोषी है, विषम पोषी है, मतलब ये दूसरे पर आश्रित है अपने भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित है, तो जाहिर सी बात है इसमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा। याद रखिए, जिसमें हरित लवक या जिसमें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, इसका मतलब यह है कि वो खाना खुद बनाएंगे, वो स्वयं भोजन तैयार करेंगे। जैसे पौधे में हरित लवक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वो खाना बनाएंगे। लेकिन जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, इसका मतलब वो जीव या जंतु क्या होंगे? वो परपोषी होंगे या विषमपोषी होंगे, हेट्रोट्रॉप होंगे, ठीक है। याद रखेंगे। तो हम क्या है? हम तो खुद खाना नहीं बना सकते, ठीक है, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। घर में खाना बनाने को स्वपोषी नहीं बोलते भाई, याद रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। तो हरित लवक नहीं पाया जाता। देखिए, इस जीवों में पोषण अंतर्गत, ठीक है, पोषण अंतःग्रहण द्वारा होता है, ठीक है। इस जीवों में पोषण जो है अंतःग्रहण द्वारा होता है। इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, जैसे तितली में रस चूसने के लिए नली, मनुष्य में मुंह और पक्षियों में चोंच, ठीक है। देखिए, अंतःग्रहण, एक वर्ड आया है अंतःग्रहण, ठीक है। पोषण अंतःग्रहण, अंतःग्रहण कहने का मतलब है भोजन को उठाकर जिस स्थान से भोजन जाता है उसको निवाले में, जैसे मनुष्य की बातें करो, मनुष्य के में अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है? मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह से होता है, फिर मुंह से होते हुए वो नीचे, ठीक है। आप जानते हैं, अगर आप डाइजेशन पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब पाचन पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो मुख से होते हुए नीचे जो है आपके बड़ी या छोटी आंत तक जाता है, और वो पूरा पोषण जो है, कहने का मतलब पूरा जो आपका क्या है, डाइजेशन पूरा छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पढ़े होंगे, अगर आप डाइजेशन पढ़े होंगे तो आपको प्रॉपर पता चल। अंतःग्रहण कितनी है? 5 स्टेप में होती है मनुष्यों में, ठीक है। तो ये जो है आप मुख गुहा से स्टार्ट होकर छोटी आंत तक पहुंच जाती है, उसको हम कहते हैं मुंह। तो निवाला लेके कोई भी चीज खा रहे हैं तो मुंह में डालना ही अंतःग्रहण कहलाता है। तो जो जीव है, जैसे मनुष्य है वो मुख से करता है, यही बात बताया गया है। पक्षी के चोंच, ठीक है, चोंच से वो दाने चुगता है, तो वो अंतःग्रहण हो गया, ठीक है। तितली के चूसने की नली, तितली रस चूसता है, तितली जो है
बाहर जितने भी जो भी पेड़ पौधे हैं वहां से रस चूस के अपना जीवन यापन कर, तो मुख से करते हैं, तो जो भी है, ठीक है, जो भी वो करते हैं, जैसे हाथी के ये सूंड से, तो यहाँ से अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण कहने का मतलब है खाने वाला जो स्थान है वहां पर आपके भोजन को जैसे ही डालना जाना, और वहां से उसको हम कहते हैं अंतःग्रहण, याद रखेंगे। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई है, तोता है, चपटा कृमि है, ठीक है, और जोंक है, यहाँ पर बहुत सारे मछली है, घोंघा है, सीपी है, मेढक है, सांप है, आपके चमगादड़, हाइड्रिया है। ठीक है, ये सारे जो है जीव जंतु किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये एनिमल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अधिकांश जंतु में प्रजनन अंग होते हैं, जैसे शेर है, मैना है, मछली, मनुष्य, हाइड्रा, फीताकृमि, केचुआ, घोंघा, बिच्छू, सितारा मछली आदि यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये चीज अंतःग्रहण क्या होता है। ठीक है, भोजन को मुख में डालना, जहां खाने के स्थान में डालना ही अंतःग्रहण कहलाता है। चलिए, अब यहाँ जंतु जगत का वर्गीकरण, रीढ़ की हड्डी होने वाले, देखिए ये वाला पॉइंट में हम थोड़ी बाद में आएंगे, इसको समझने से पहले ये थोड़ा चार्ट है, इसको अच्छे से समझेंगे, इस चार्ट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, लेकिन उसके लिए अभी समय है। हम जंतु जगत के वर्गीकरण तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ और चीज हम जिसे देखेंगे। चलिए, जंतु जगत का वर्गीकरण देखने से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। किस कितने भाग में इसको डिवाइड किया गया है उसको हम पहले देखें। तो आज की क्लास का ये जो भी था, ठीक है, वो पूरा कल की क्लास में जो भी मैंने बताया, जो भी 5 जगत हैं उसके बारे में आप जानिए, और उनके डिटेल्स जानिए, उनके जीवों के बारे में जानिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए, यहां पर कुछ चीजें हम बात करेंगे। याद रखेंगे, जंतु जगत के जंतु जगत के भाग, ठीक है, जंतु जगत के भाग, जैसे देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे हमारे भारत देश है, ठीक है, अगर हम भारत देश की बात करें तो हम कहां रहते हैं, हम कहां रहते हैं, भारत में रहते हैं। ठीक है, अगर हम, या चलिए भारत की बात करें, भारत में रहते हैं। भारत को डिवाइड किया गया है अलग अलग किसमें भाई, राज्यों में। ठीक है, भारत के अलग अलग राज्यों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे आपके मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, ठीक है, झारखंड, जो भी है, तो अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर उस राज्य में, जैसे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश को फिर से डिवाइड किया गया है, किसमें, संभाग में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया भाई, संभाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है, संभाग में डिवाइड किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को। और फिर संभाग को, ठीक है, फिर संभाग को उसके जो है, संभाग के अंतर्गत आपके कितने जिलों में डिवाइड किया गया है, एक संभाग के अंदर कितने जिले आएंगे। ठीक है, तो उसके क्या है, जिले में डिवाइड किया गया है। समझ रहे ना मेरी बातें, जिले, जिले फिर जो है जनपद के स्तर में, फिर जनपद को फिर से आपके जिला, आपके जो है ग्राम में, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, विकास खंड में, ठीक है, जिला, फिर विकास खंड, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, इस प्रकार से फिर लास्ट में अंतिम में ग्राम में। इस प्रकार से आप देखते हैं एक हायरार्की बना हुआ है। ठीक है, ऐसा डिवाइड किया गया है। उसी प्रकार से, बस उसी प्रकार से यहाँ पर जीव जंतु के में जंतु जगत के कुछ भाग यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जंतु जगत के कुछ हम क्या करेंगे, भाग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पर जगत,
या जिसे हम कहते हैं किंगडम। किंगडम किंगडम के बाद आपका आता है संघ। संघ या जिसे हम कहते हैं फाइलम। ठीक है, संघ या जिसे हम कहते हैं फाइलम, या विभाग कहा जाता है या डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, याद याद रखेंगे, विभाग कहा जाता है या डिवीजन कहा जाता है, और ये पौधों में कहा जाता है। जब पौधे के भाग की बात करें, ये पौधों में क्या कहा जाता है, विभाग या डिवीजन कहा जाता है। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो एक होता है वर्ग। ठीक है, जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, या इसको हम बोलते हैं क्लास। इसको लाइन से याद रखेंगे भाई, एकदम लाइन से याद रखेंगे। एक कहा जाता है गण, गण जिसको कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर पांचवें नंबर पर चले तो पांचवा कुल, एक कहा जाता है कुल, या जिसे हम कहते हैं फैमिली। फैमिली किस फैमिली के अंतर्गत आता है। छठा जिसको कहते हैं वंश, वंश या जिनस, जीनस। ठीक है, वंश या जीनस। एक कहा जाता है जाति, एक कहा जाता है जाति, और जाति या जिसे कहते हैं स्पेशीज, स्पेशीज। ठीक है, जाति या स्पेशीज कहा जाता है। अब देखिए, हम अगर एग्जाम्पल दें, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ठीक, ये सारी चीजों का मतलब क्या है आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं मनुष्य का, हमारे। ठीक है, आपको समझ आएगा, मनुष्य के एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब मनुष्य के एग्जाम्पल लेते हैं तो जगत, जगत में मनुष्य किस जगत में आता है, मनुष्य किस जगत में आता है भाई, तो याद रखेंगे वो आता है एनिमलिया। अभी हमने देखे 5 जगत थे, 5 जगत थे। एक था आपका मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर आपका क्या था कवक या जिसे कहते हैं फंजाई, एक था आपका प्लांटी या पौधा, और पांचवा था आपका एनीमिया। तो किस जगत में आता है, हम किस जगत में आते हैं, मनुष्य एनीमिया जगत में आते हैं, याद रखेंगे। फिर संघ, किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, संघ यहाँ पर कॉडेटा के अंतर्गत रखा गया है। कॉडेटा, कॉडेटा या जिसे कहते हैं कॉडेटा, या जिसमें आता है कशेरुकदंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉडेटा या कशेरुकी दंड, या जिसे हम कहते हैं मेरुदंड। ठीक है, देखिए कॉडेटा तो हम पढ़ेंगे, जंतु जगत का वर्गीकरण करेंगे तब आपको समझ में आएगा और क्लियर से कॉडेटा क्या होते हैं। एक होता है कॉडेटा और दूसरा होता है नॉन कॉडेटा। कॉडेटा जिसमें मेरुदंड पाया जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, जिसमें मेरुदंड पाया जाता है, जिसमें जो है केसुरुकी दंड पाया जाते हैं। कशेरुकी होते हैं और अकशेरुकी होते हैं। कशेरुकी या कॉडेटा या मेरुदंड जिसमें प्रेजेंट होता है, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो मनुष्य में रीढ़ की हड्डी है तो वो कॉडेटा के अंतर्गत है। तो किस संघ, फाइलम क्या है, कॉडेटा है मनुष्य का। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ये तो आपको साथ याद रखना ही है। फिर मनुष्य किस वर्ग में आता है, मनुष्य आता है मेमेलिया में। किस में आता है, मेमेलिया में। और मेमेलिया मतलब शरीर पर रोए होते हैं। ठीक है, शरीर पर बाल होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, जितने भी हैं वो मनुष्य में शरीर पर बाल होते हैं, याद रखें। तो उस वर्ग में गण या ऑर्डर की बात करें तो मनुष्य का ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। मनुष्य का ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है। और यदि हम बात करें कुल की, तो कुल कौन सा है भाई, होमोनिडी, होमोनिडी, याद रखेंगे। और वंश कौन सा है, होमो, और जाति कौन सा है, सेपियंस। क्या है, सेपियंस। कौन सा है, सेपियंस। तो ये याद, मैंने एग्जांपल बताया मनुष्य का, तो आपको याद रखना है ये सातों के साथ। ठीक है, एकदम लाइन से आप इसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी जस्ट बताया जस्ट, जैसे आपकी फैमिली में होते हैं पर दादा दादा, फिर वो आपके जो पिताजी, फिर आपके जो है आप, फिर आपके बेटे, फिर उसके बेटे के बेटे, इस प्रकार से लाइन से रहता है ना। या फिर मैंने अभी बताया कि भारत है, भारत
को राज्यों में डिवाइड किया है, राज्यों को आपके संभागों में डिवाइड किया, संभागों फिर जिलों में, जिलों से जिला पंचायत, फिर जनपद पंचायत, विकास खंड, फिर आपका ग्राम पंचायत, इस प्रकार से गांव, फिर इस प्रकार से आता है ना हायरार्की, आप पूरा याद करते हैं। उसी प्रकार इसको याद रखिएगा। जंतु जगत के भाग में जगत या किंगडम पहले, फिर उसके बाद संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और जाति। जाति सबसे छोटी इकाई है यहाँ पर, ठीक है। जहां पर हम अगर यहाँ हम बात करें तो ग्राम पंचायत या ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। ग्राम भाई सबसे छोटी इकाई होती है अगर देश की या राज्यों की हम बात करें, ठीक है, तो ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। बस उसी प्रकार यहाँ भी समझिए, जाति जो है सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। अंतिम बोल सकते हैं या छोटी इकाई बोल सकते हैं, छोटी इकाई होती है जाति, ठीक है, याद रखेंगे। अब याद रखने वाली बात है, इन्हीं जाति, इन्हीं वंश और जाति को लेकर, इन्हीं वंश और जाति को लेकर क्या बनाया गया है, द्विनाम पद्धति दी गई है, ठीक है। याद रखेंगे मैंने क्या कहा, वंश और जाति, वंश और जाति का उपयोग कर, ठीक है, द्विनाम पद्धति दिया गया है, द्विनाम पद्धति दिया गया। अब द्विनाम पद्धति क्या है, याद रखेंगे द्विनाम पद्धति क्या है। जैसे मनुष्य का नाम में द्विनाम पद्धति, देखिए जैसे हम यदि एग्जाम्पल से लिखें, देखिए द्विनाम पद्धति देने वाले कौन है, द्विनाम पद्धति के जो है रचयिता कौन है या दिया प्रतिपादित कौन है, ठीक है। तो याद रखें इनका भी कैरोलस लिनियस साहब है, याद रखें कैरोलस लिनियस साहब ने क्या दिया है, द्विनाम पद्धति दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझे तो जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य को हम किस नाम से बुलाते हैं, एक मिनट, पहला मनुष्य है, मनुष्य को हम किस नाम से बुलाते हैं भाई, इसको बोलते हैं होमोसेपियंस, बोलते हैं ना, ठीक है भाई, हम बोलते हैं ना होमोसेपियंस, क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस बोलते हैं। याद रखेंगे होमोसेपियंस में जो पहला है, पहला अक्षर, वो क्या कहलाता है, वो वंश को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है भाई, वंश को बताता है, ठीक है, कि हम किस वंश के हैं, वो बताता है, क्या है, पहला नाम। दूसरा जो नाम होता है वो क्या किसको बताता है, जाति को बताता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या हो गए, द्विनाम हो गए, दो नाम जोड़कर बन रहा है, तो इसी को हम कहते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति कहते हैं। और यहाँ का याद रखिए, यहाँ का जो पहला लेटर होगा, जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल में रहता है, कैपिटल में लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट के जो पहला लेटर होगा, किसी भी की बात कर रहा हूं, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी चाहे पेड़ पौधे होंगे, मटर हो गए, आपके गेहूं हो गए, ठीक है, आपके धान हो गए, मेढक हो गया, ठीक है, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, भालू, जितने भी हो गए, सबका द्विनाम पद्धति है, दो नाम आएंगे, उनमें से जितने भी हैं सबका पहला अक्षर कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर जो है क्या होगा, कैपिटल लेटर, और इतने सारे होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे। और इनमें से सभी लेटर, इनमें से पहला से लेकर लास्ट जितने भी सभी लेटर होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ये नियम है द्विनाम पद्धति का, जिन्होंने दिया, कैरोलस लिनियस साहब ने दिया, और वंश और जाति को लेकर ही इन्होंने क्या किया, बनाया। जैसे अन्य एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, अन्य एग्जाम्पल हम देखें तो अन्य एग्जाम्पल और है, जैसे कि दूसरे नंबर पर हम देखें तो जैसे आपका गाय है, ठीक है, आपका और एग्जाम्पल देखें तो गाय को हम बुलाते हैं, क्या बोला जाता है, बॉस इंडिकस, सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। तीसरे नंबर पे अगर हम बाघ को बोले, बाघ, तो पैंथेरा, क्या बोलते हैं,
पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस के नाम से जानते हैं। यदि हम जो मेढक को बोलते हैं, मेढक, मेढक को बोला जाता है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, धान को जानते हैं ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा किस नाम से जानते हैं भाई? ओराइजा सटाइवा के नाम से जानते हैं। आम, आम को जानते हैं मैंगीफेरा इंडिका, किस नाम से जानते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। ये सारे जो है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं भाई? वैज्ञानिक नाम। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से मेढक का वैज्ञानिक नाम इनमें से है, तो आपको क्या बताना है? राना टिग्रिना। निम्नलिखित में से मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है, तो होमो सेपियंस बताना। ठीक है, और ये सभी लागू होंगे जहां पर होमो सेपियंस, ये पहला अक्षर हमेशा क्या होगा? वंश को इंडिकेट करेगा। ठीक है, पहला अक्षर वंश को इंडिकेट करेगा और दूसरा इसका जाति को इंडिकेट करेगा। पहला जो है यहाँ पर पहला वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो जो है कैपिटल लेटर में होगा, सारे से सारे स्मॉल में होंगे और यहाँ पर सभी स्मॉल होंगे। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें, ये दो पेज, एक पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, दोनों चीज आराम से याद रख लेना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही को यहाँ बताया गया है, द्विनाम पद्धति। ठीक है, जहां पर ये देख सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक जो है मेढक का राना टिग्रिना है। ठीक है, और राना जो है वो वंश को इंडिकेट करता है और टिग्रिना जो है वो जाति को इंडिकेट करता है। ठीक है, शेर पैंथेरा लियो, गोरिया पैसर डोमेस्टिक और मनुष्य होमोसेपियंस। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम है और इसको आपको याद रखना है। बुक में दिया है उसको याद रखिए, जाहिर सी बात है। उसके सिवाय आप सर्च कर सकते हैं और कुछ अच्छा जो बुक होगा 9वीं 10वीं के अलावा कुछ भी बुक होगा या सर्च करके पीडीएफ या जो भी गूगल में सर्च करिए, आपको 50 मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ देखिए यहाँ पर मिक्स करके याद करिएगा। कुछ कुछ जीव जंतु जैसे मनुष्य को तो याद करना है, मेढक है, ठीक है, शेर है, बाघ है, भालू है, कुत्ता है, फिर आपके धान है, गेहूं है, चावल है, मटर है। ठीक है, फिर आपके पौधों के नाम तो मिक्स करके याद करिए, 5-8 पौधों के नाम की वैज्ञानिक नाम, 5-8 फल फ्रूट के, धान के। ठीक है, या जो है जानवरों के, इस प्रकार से 15 से 20 कम से कम आपको जीवों के वैज्ञानिक नाम याद रख लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, वंश एवं जाति के, यहाँ भी एक लिखा है तीसरे, इसको वंश एवं जाति के नाम को तिरछे अक्षरों इटैलिक में लिखा जाता है। ये भी कहा, देखिए थोड़ा सा घुमा हुआ है, इटैलिक मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस लेंथ, ऐसा खड़ी नहीं, ऐसा ऐसा हल्का से तिरछा हुआ है, तो ये भी याद रखिए इटैलिक में लिखा जाता है। यहाँ पर हालांकि नहीं बता पाया मैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं सीधा सीधा लिख दिया। तो जितने भी ये होगा वो जो लेटर होगा वो इटैलिक में लिखे जाएगा। ठीक है, तिरछे इटैलिक, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इटैलिक में लिखा जाएगा वगैरह, वो आपसे नहीं पूछे जाएगा। यहाँ पर बस बताया गया है, आपसे नहीं पूछे जाएगा कि जो लेटर वो इटैलिक में लिखेगा, कैपिटल में लिखेगा, स्मॉल में लिखेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि निम्नलिखित में से मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या आपको बताना है? राना टिग्रिना। निम्नलिखित में से आम का वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना? इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। निम्नलिखित में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है आपको बताना है होमोसेपियंस। बस यही पूछेगा, तिरछा लिख रहे हैं, स्मॉल लिख रहे हैं, कैपिटल लिख रहे हैं, ये आपके जानकारी के लिए है, पूछेगा नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और इस चीज को भी मैं बता चुका हूं, जैसे कि यहां पर और कुछ लिखा हुआ होगा, चलिए स्टार्टिंग से है। ये नामकरण हो गया है और कुछ है क्या इसके अंतर्गत, देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर तो कुछ और नहीं है भाई,
ये थोड़ा, ये जो क्वेश्चन कुछ कुछ दिया है उसको पढ़िएगा, कई बार क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे इसको। ठीक है, क्या क्या है वो सारी बातें हम करेंगे। चलिए, मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मिल रहा नहीं है शायद तक, यहाँ है कि नहीं। जस्ट 1 मिनट वेट करिए। हाँ चलिए, यही मैं ढूंढ रहा था। देखिए, मनुष्य का पदानुक्रम ये दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला किंगडम है, दूसरा संघ है, और तीसरा क्लास है, चौथा गण है, और पांचवा कुल है, छठवा वंश है, और सातवां जाति है। तो ये लाइन से लिखा हुआ है, लाइन से याद करिए, जो चीज लिखा हुआ है वही नहीं मैंने बताया। ठीक है, किस किस कैटेगरी में आता है, किस प्रकार से ये होता है, ये चीजें आप याद रखेंगे। ये चीजें मैं यहाँ पर भी लिखा हुआ। ठीक है, तो समझाने के लिए चलिए, तो ये चीजें याद हो जानी चाहिए। आपके बुक में भी ये दिया होगा, जाहिर सी बात है, बुक से ही हम देख रहे हैं। चलिए, ठीक है, अंतःग्रहण का मतलब जोड़ीदार उपांग कैसे, कॉर्डेटा के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, जिसमें जो है रीढ़ की हड्डियां कैसे उसको दंड पाया जाता है, किस प्रकार से। ठीक है, पैर अंगूठे की स्थित विपरीत अग्र पश्च पाद में 5 उंगलियां होती हैं, जैसे मनुष्य में होते हैं। होमोनिडी द्विपाद चलन, 2 पाद में चलते हैं। होमो जो है सुविकसित मस्तिष्क। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये लाइन से याद रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये लाइन से याद रखेंगे भी। ठीक है, एकदम लाइन से याद रखेंगे, जो चीज है वो याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। चलिए, अब देखिए, इसके बाद हम चलेंगे, ये जंतु जगत के भाग हो गए, फिर हम बात करेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या करेंगे, अब जंतु जगत का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, और जंतु जगत के वर्गीकरण में वही देखेंगे जो एक एक होता है कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा, और दूसरा नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, या जिसको हम अकॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, फिर नॉन कॉर्डेटा को जो है अलग से डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसमें, आपके जो है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, फिर आपका जो है मेटाजोआ, मेटाजोआ, और मेटाजोआ के अंतर्गत 7 8 यहाँ पर, जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडार्मिटा। ठीक है, ये सारे चीजें हम एक एक करके देखेंगे। तो फिर इसके बाद ये जंतु जगत का वर्गीकरण हो जाएगा, उसके बाद पादप जगत देखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके जो 7 से 8 क्लास हो सकते हैं प्रॉपर, या बोल सकते हैं ये पूरा 10 क्लास भी हो सकता है। ये पूरा जितने भी वर्गीकरण के क्लास की बातें हैं, क्योंकि 3 से 4 क्लास आपका जंतु जगत और लगने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज मैं वहां डील करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर तो खत्म हो गया है। अगर मैं बात करूं, इस बुक के अंतर्गत हम बात करें, तो बुक के आधार पर तो सब खत्म हो चुका है, जो भी चीजें। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर दिया गया नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये बुक के आधार पर हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे। जगत का मेन जो जंतु जगत का वर्गीकरण नहीं हुआ है, तो याद रखेंगे, उसकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्रेश माइंड से हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज सेकंड क्लास था। थर्ड क्लास में हम प्रॉपर पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण, कॉर्डेटा क्या है, नॉन कॉर्डेटा क्या है, कशेरुकी क्या है, अकशेरुकी क्या है, जो है आपका प्रोटोजोआ क्या है, मेटाजोआ क्या है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे।
लेकिन आज के लिए इतना ही है। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। चलिए, थैंक यू गैस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।